हम तो 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं सर। वो एक और जहाज है, प्लीज उसको इसके साथ कंपेयर ना करें। जैसे F-16 जब आया था, ये पैरेलल है, 5th जनरेशन का इसके साथ ताल्लुक ना जोड़ें। ये पैरेलल मामले हैं। इसको 4th जनरेशन जैसे आज भी अपग्रेड है, ये जो नाम लिए जा रहे हैं, रफाल है, ग्रिपन है, यूरोफाइटर है, ये सारे 4th जनरेशन के जहाज हैं। बिल्कुल। मगर अभी तक ये पूरी तरह बिके भी नहीं और इनमें इम्प्रूवमेंट चल पड़ी है। तो इसलिए इनको आप 4th जनरेशन में दूसरों से के साथ कंपेयर करें। और 5th जनरेशन अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 3 मुल्कों ने बनाया है, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान चौथा मुल्क, तुर्की भी है इस रेस में शामिल है। वो तो खरीदना चाहता है ना मेरे ख्याल में। तुर्की JSF-35 अमेरिका से खरीदना चाहता है, पाकिस्तान बनाने जा रहा है। तो ये बड़ा फ़र्क है। पहले भी जो हमने JF-17 बनाया, कितने मुसलमान ममालिक हैं जहाँ ये टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं है। जैसे न्यूक्लियर वेपन में कोई नहीं था, इसमें भी इब्तदा हमने की। बल्कि दुनिया में वो 4-5 मुल्क हैं जो जहाज़ बनाते हैं और उसमें हम भी शामिल हो गए। आज 5th जनरेशन में इन 3 मुल्कों के बाद चौथा मुल्क आप शामिल होने जा रहे हैं। देखें, जब F-16 आया था ना, तो उसकी खूबी हम इस तरह बयान करते थे कि ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम होगा। अच्छा, फ्लाई बाय वायर यानी ये सिग्नल्स के जरिए फ्लाई होगा। इसमें वो आपके कंट्रोल्स, वो पुश रॉड्स और वो कंट्रोल सरफेसेस और उनको कंट्रोल करना मैकेनिकली, ये नहीं होगा। अब आपके हाथ में सिर्फ हाथ के अंदर जो जहाज के कंट्रोल्स हैं, आपका हाथ वहाँ होता है। आपका हाथ मूव नहीं करता फोर्स देने के लिए, आप सिर्फ प्रेशर से वो इतना प्रेशर देते हैं और जहाज मनूवर करता है। ये है फ्लाई बाय वायर। सही। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने JF-17 बनाया, फ्लाई बाय वायर। आप समझ गए? इसी तरह जो अब अगला जहाज है, एक तो ये कि वो स्टेल्थ है, उसकी खूबी कि वो रडार्स के ऊपर नजर ही नहीं आएगा। वो आपके एरिया में आ रहा होगा, अभी तो हमें रडार्स पे नजर आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, वो नजर ही नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या तोड़ बनाएंगे आप? ये स्टेल्थ की बात आप समझ लें। फिर जो वेपन्स और एवियोनिक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उस क्लास के हैं कि जो कि 4th जनरेशन में भी आप नहीं पाए जाएंगे। तो एक तो प्लेटफॉर्म स्टेल्थ हो गया, फिर वेपन्स एंड एवियोनिक्स मिनिएचराइज और उनका इफेक्ट इतना बड़ा बन गया कि इसका भी जंप उसी तरह होगा जैसे आम जहाज़ों पे F-16 का जंप था। ये एक और कैटेगरी है, ये एक और डोमेन है। तो इसका मुकाबला 4th जनरेशन से हम नहीं करेंगे। अब 5th जनरेशन का मुकाबला 5th से ही होगा। 10 साल का तकरीबन आप इसको वक्त दें, क्योंकि अब ये काम हम खुद करने जा रहे हैं। हमने JF-17 के वक्त ये फैसला किया था और वो एक मरतबा मुझे भी मिलने आया था पाकिस्तान में, और जब उसने देखा और उसने कहा जी कि आपका असल सारा सेटअप कहाँ है, तो मैंने वो जो चंद लोगों का सेटअप था एक ब्लॉक में हमने बनाया हुआ था, जब मैंने दिखाया तो कहते आप तो मुझसे सब कुछ छुपा रहे, आपको इजाज़त नहीं है मुझे चीज़ें बताने की, मैं तो क्लियरेंस लेके आया हूँ। मैंने कहा भाई यही मेरी फोर्स है और यही मेरा सेटअप है। आप ये ना समझे कि आपके 80 इंस्टीट्यूट हैं तो मेरे पास भी कोई 100 इंस्टीट्यूट होंगे। कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम ही लोग हैं, 1 दर्जन के करीब लोग हैं, यही इसका सेंटर है और यही इसकी हर चीज़ है। नहीं, इसको फिर से देखें, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आज भी जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी इंजन कब बनाएंगे JF-17 का, मैं ये कहता हूँ कि अगर F-16 जैसा जहाज़, अब अमेरिका के पास ना पैसे की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, वो पूरी दुनिया में सबलेट करते हैं। जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल जाए, पोटेंशियल उसका वो हो जो वो चाहते हैं, वो वहाँ से लेते हैं। और दुनिया में कॉन्सेप्ट भी यही है, हर चीज़ के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना ले डाउन करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो रूस में जहाज़ बनता था, चीन में उन्होंने टेक्नोलॉजी ली, आज चीन बना रहा है, तो मैं तो सिक्योर हो गया ना। तो मुझे क्या ज़रूरत है ये भागम दौड़ करने की कि मैं चीज़ें बनाने के पीछे पड़ जाऊँ। तो और जो ब्लॉक बिल्डिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, आपसे मैंने बात की है ब्लॉक बिल्डिंग की, और उसके अंदर फिर ये भी कॉन्सेप्ट है कि दुनिया भर में जो चीज़ें जहाँ से मिलेंगी हम उनको लेके लगा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। अगर अमेरिका नहीं देता, मुझे UK नहीं देता, फ्रांस नहीं देता, जर्मनी नहीं देता, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें बन रही हैं। हाँ, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये क्या चीज़ सुर्खी होगी। ये है ओवरऑल, हमारे जहाज़ ओवरऑल तक पहुँच गए हैं, इतनी फ्लाइंग कर ली है उन्होंने। अच्छा। ओवरऑल का एक टाइम होता है कि इतने घंटे उड़ाने के बाद ओवरऑल ड्यू हो गया। जैसे आप कार और बाकी मशीनरी को ओवरऑल करते हैं ना, हाँ। तो उसकी एक लाइफ के टाइम के बाद आप कहते हैं जिसका ओवरऑल करवाओ,
पूरा ओवरऑल चाहिए। अच्छा, उसको एक एक पुर्जा उसका खोलना, उसको जो रिफ्रेश करना। का जो ब्लॉक 3 है वो ओरिजिनल JF-17 से कहीं ऊपर है। इसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। और कुदरत की बात है, मेरा अपना चूँकि बैकग्राउंड F-16 का था, जब मैं इसका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, तो पहले दिन से ये अप्रोच जो थी ये मेरे बैकग्राउंड में थी कि जब F-16 हम लेकर आए थे तो ब्लॉक बिल्डिंग थी ना। हमने जो वहाँ फ्लाई किया वो ब्लॉक 5 था, और जब हम पाकिस्तान ला रहे थे 6 महीने के अंदर ब्लॉक 15 बन चुका था, तो हम ब्लॉक 15 लेकर आए। ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जहाज़ का जो एयर फ्रेम है वो तो आपने तकरीबन हमेशा के लिए एक बना दिया, हल्की फुल्की उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, मगर मेजर चीज़ें उसमें बदली नहीं जा सकती। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ लगा सकते हैं, मगर नया जहाज़ बनाना एयर फ्रेम के तौर पे वो फिर एक नया जहाज़ है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी आपने आइंदा अपग्रेड करने हैं वो एवियोनिक्स और वेपन्स में करने हैं। आज की दुनिया में असल चीज़ एवियोनिक्स और वेपन्स है, एयर फ्रेम नहीं, क्योंकि आज वो डॉग फाइट का ज़माना ख़त्म हो गया। डॉग फाइट में एयर फ्रेम को बड़ा मनूवरेबल होना पड़ता था, मगर अब डॉग फाइट नहीं है। अब तो आपके BVR आ गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। दुश्मन को खबर ही नहीं कि वो मिसाइल आपने कितने मील दूर से मारा, आप वो मिसाइल मारा, मिसाइल उसकी तरफ चल पड़ा, आप मुंह वापस मोड़े, अपने खत्ते की तरफ चल पड़े। इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट। तो अब ज़माना फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी में एयर फ्रेम से कहीं बढ़ के एवियोनिक्स और वेपन्स का है। इसमें हर 5 साल बाद अगर आप इनको रिव्यू करें, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि कंप्यूटर्स का क्या हाल है, आपके टेलीफोन्स का क्या हाल है। 5 साल में वो टेलीफोन ही नहीं रहता, वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये। इसी तरह आपके वेपन्स हैं, स्मार्ट वेपन्स, जो कि इतने काबिल अब हो गए कि आज से अगर 5 साल पहले के वेपन्स देखें, 10 साल पहले के वेपन्स, तो आज के वेपन्स उससे कहीं आगे चले गए। वो कितने पोटेंट वेपन्स बन गए, कितने मौसर वेपन बन गए। ये वो चीज़ है जिसके तहत आप जब एवियोनिक्स और वेपन्स अपग्रेड करते हैं तो वो एक और ब्लॉक बन जाता है। तो अगर F-16 जो आपने लेटेस्ट खरीदा वो ब्लॉक 52 था, अब आप देख लें कि आज भी वो फ्रंट लाइन जहाज़ों के साथ नहीं खड़ा, बहुत बड़ा जंप है। अब वो सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको कैसे समझाऊं। उसके अंदर वेपन्स बदल गए, उसके अंदर एवियोनिक्स बदल गई, उनकी कैपेबिलिटी बदल गई, उसके अंदर जहाज़ की ओवरऑल पोटेंसी कितनी बदल गई, बढ़ गई। तो ये ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब है ब्लॉक्स के जंप जो लगते हैं इसकी कारकर्दगी में, इसको ब्लॉक बिल्डिंग आप कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जनरली आप ये समझ लें कि जो ब्लॉक 3 है ये उस ब्लॉक 1 से कहीं ऊपर चला गया। नहीं, स्पीड की बात ना करें। देखिए आप उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि जो कि मैं इनको टेक्निकल नहीं समझता, सही कि उन चीज़ों का जिक्र जो मैंने आपसे किया कि अब तो एयर फ्रेम को भी बैक सीट मिल गई। आज जो बड़ाई जहाज़ की है वो उसके एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ है, क्योंकि आपके एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी जो हैं वो BVR हो गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज ऑफ सेट, उनको आप समझ लें स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। हमने जो पिछली मरतबा बॉम्ब गिराए अपने एरिया में थे, हमने बॉम्ब गिरा दिए जो दुश्मन के इलाके में जाके ज़मीन से टकराए और उन्होंने टारगेट उनके तबाह कर दिए। ये एक्यूरेसी है, उसको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, बस उसको टारगेट दिखाया और फेंक दिया। ये मतलब मीलों की अब बात करें, अब आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता बॉम्ब गिराने के लिए। ये सारी आपकी एवियोनिक्स और आपके वेपन्स का कमाल है। इसलिए एवियोनिक्स और वेपन्स मिला के एयर फ्रेम से कहीं ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं।